तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये इंटीग्रल्स का ही एक नया टाइप है। पीछे जितने भी हम लोग पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन के टाइप्स, फॉर्मूले, वो सब के सब आगे लगने वाले हैं। तो देखो, ये भी कुछ अलग नहीं है। जैसे ये फंक्शन दिया गया और इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स प्लस सी। एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है एफ एक्स प्लस सी। जैसे हमने मान लो एक एग्जांपल लिया, करना एक्स डी एक्स, तो इसका क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये होता है इंटीग्रेशन। बस इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें ये दो वैल्यूज और लिखी होती हैं और इन्हें बोलते हैं लिमिट। ये जो नीचे लिखा ये लोअर लिमिट, ऊपर लिखा ऐसे बोलते हैं अपर लिमिट। ये फंक्शन है, ये इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन होने के बाद ये आया और इसमें कांस्टेंट नहीं आता है। बाद में फिर से यही लिमिट लिखो, बाद में फिर से यही लिमिट लिखो, ठीक है। और उसके बाद फाइनल आंसर जो होता है वो पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, जो इंटीग्रेशन के बाद आएगा, माइनस लोअर लिमिट। ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। जैसे हम इसका करें अगर, तो इंटीग्रेशन तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और हमने लिमिट लिख ली इसमें 2 से 5, 2 to 5 है ना। इसे ऐसे पढ़ते हैं, देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट टू ए टू बी, या लिमिट ए टू बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, या इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रख दो 5 to 5। तो पहले अपर लिमिट 5 रखना, x की जगह रखना 5, तो 5 स्क्वायर अपॉन 2, और देखो बाद में क्या रखना, लोअर लिमिट माइनस लगाओ 2 स्क्वायर अपॉन 2। बस इसे कैलकुलेट कर दो, आंसर, ठीक है। अच्छा, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में क्या होता है कि दो अलग अलग फंक्शन के हो सकता है एक ही आंसर आ जाए, या एक अलग आंसर, एक क्वेश्चन के दो अलग अलग आंसर आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर मिल जाता, नहीं मिलता तो हम उसको मैच करते हैं। इसमें ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर आएगा, ठीक है, इसमें निश्चित होता है। तो ये नोट करो, फिर हम देखते हैं इसमें कुछ और चीजें हैं। एक चीज और देखते हैं इसी में कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। जैसे डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे ही डेफिनेट इंटीग्रल भी होता है, इसकी भी ज्योमेट्रिक मीनिंग होती है कुछ, ठीक है। तो मान लो कि ये एफ एक्स है, एफ एक्स, ठीक है, और लिमिट दी गई ए टू बी, ए से बी में, ठीक है, ये ए और ये बी। तो जो एफ डैश, जो इसका इंटीग्रेशन है एफ एक्स का ए से बी में, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, तो इस फंक्शन के नीचे जो भी एरिया होगा ए से बी तक, ए से बी तक हमने बनाई है, ए से बी तक जितना भी एरिया होगा वो होता है ये, ठीक है, ये एरिया, और एक्स एक्सिस तक रहना, नीचे नहीं जाना, ठीक है। यानी कि इस फंक्शन से नीचे एक्स एक्सिस तक का एरिया वो होता है इंटीग्रल, ठीक है। या इसको ऐसा लिख दो, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। जो कर्व के नीचे का एरिया होता है वो होता है डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, इसमें पहले ये नोट करो, फिर एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। देखते हैं एक और एग्जांपल। जैसे हमें इंटीग्रेशन करना किसका, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका हमें करना है 1 से 3 तक करना है ना, 1 से 3 तक करना है।
तो देखो ये किसका इक्वेशन है, अगर हम ऐसा लिखें क्या, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर यानी कि वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, तो ये क्या एक पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है ना, और कहां से कहां तक 1 2 3, अब पैराबोला ऐसा बनेगा, ये अपवर्ड पैराबोला ऐसा है ना। भाई थोड़ा और देख लो इधर, हमें इस तरह वाले काम ही नहीं, क्योंकि काम 1 यहाँ कहीं होगा और 3 यहाँ कहीं होगा, बीच में 2, ठीक है। तो हमें 1 से 3 तक का पैराबोला चाहिए, यानी कि यहां से यहां तक। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट 1 2 3, भाई अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, तो रखो क्या, अब 3 रखेंगे, 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3, ठीक है। ये देखो पहले 3 रखना 3 क्यूब, बाद में 1 रखना, माइनस लगाओ, बीच में 1 रखो, तो क्या हो जाएगा अपॉन 3, ये 27 माइनस 1 यानी 26 अपॉन 3। तो ये जो 26 अपॉन 3 है, ये क्वांटिटी है, ये एरिया, इस पैराबोला के नीचे का एरिया 1 से 3 तक का, ठीक है। ये एरिया, यानी कि जब इंटीग्रेशन करेंगे एक लिमिट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो उस कर्व के नीचे का एरिया निकलेगा एक्स एक्सिस तक का, ठीक है। और इसके बारे में और आगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है ना, 8th चैप्टर इसके बाद वाला, उसमें और समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो ये एग्जांपल जैसे नोट करना नोट कर ले। अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है ये, और इसी में एक चीज है एरिया फंक्शन, ठीक है, पूरा लिख लो। एरिया फंक्शन देखो क्या होता है, एरिया फंक्शन ये कोई कर्व है एफ एक्स, ठीक, ए टू बी, ठीक है, कोई कर्व है ए टू बी, और इसमें बीच में है एक एक्स, ठीक है, लाइन थोड़ी तिरछी है, चल ए टू बी और ये एक्स। तो देखो अगर हम इंटीग्रेशन करें कहां से, ए से एक्स तक एफ एक्स डी एक्स, तो यहां से ये एरिया आएगा, है ना। ए से एक्स तक अगर हम इंटीग्रेट करें इसको एफ एक्स को, तो इसके नीचे का एरिया आएगा एक्स एक्सिस तक। और अगर हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएं, मान लो हमने एक्स यहां कर दिया, तो एरिया बढ़ जाएगा, है ना। तो यही है एरिया फंक्शन, ए एक्स एरिया फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का देखो अगर हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ए एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, ए एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक्स की वैल्यू कम करो, ए एक्स की वैल्यू घटती जाएगी। तो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ए एक्स डिपेंडेंट है एक्स पे। जब कोई फंक्शन किसी वेरिएबल पर डिपेंड है तो फंक्शन हो गया, ठीक है। जब एक दूसरे पर डिपेंड होता है तो जो डिपेंड है उसे फंक्शन बोलते हैं। तो अगर हम एक्स यहां कर दें तो क्या पूरा आ जाएगा ना, यही है, बस हो गया। ये एरिया फंक्शन होता है, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, इसका एरिया बढ़ता जाएगा, एक्स की वैल्यू कम करते जाओ, एरिया घटता जाएगा। तो वीडियो पॉज करके ये नोट करो, फिर देखते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। अब देखते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम इसमें है लिखा है लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, चलो फंक्शन, ठीक है, इन इंटरवल ए टू बी। ए से बी में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड ए एक्स be the area function of f, है एरिया फंक्शन, चलो इतने लिखो एरिया फंक्शन।
एफ एक फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ए से बी में, और ए एक्स जो है वो एरिया फंक्शन है। तो डेरिवेटिव ऑफ एरिया फंक्शन विल बी इक्वल टू द फंक्शन। ठीक है, देखो एक फंक्शन है ए एक्स, सॉरी फंक्शन है एफ ए से बी में कॉन्टिन्यूअस, और ए एक्स जो है वो एरिया फंक्शन है। तो अगर हम ए एक्स का डेरिवेटिव निकालें तो एफ एक्स के इक्वल आएगा। और देखो कैसे, अभी हमने क्या पढ़ा था एरिया फंक्शन में, ए एक्स इक्वल क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, लिमिट लिख लो या ना लिखो। और अगर यहां हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों हट गए, और यहां क्या इसका ए एक्स का ए डैश एक्स। ठीक है, यही है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हो गई। अब देखेंगे सेकंड। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देख रहे हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या है, का लेट एफ बी अ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस इन ए टू बी। तो हमने एक फंक्शन लिया एफ और वो कॉन्टिन्यूअस है ए से बी में, देन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, एक फंक्शन ए से बी में, और इसका एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या, इंटीग्रल एफ है। ठीक है, कैपिटल एफ, इंटीग्रेट करने के बाद कैपिटल एफ लिखते हैं, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू बी। और यही अभी हमने पढ़ा था, यही हमने पढ़ा था अभी। तो क्या, पहले बी रखो बाद में ए रखो, ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम में दिया, और यही होता है डेफिनेट इंटीग्रल। सबसे ज्यादा काम इसी थ्योरम का है। ठीक है, क्योंकि हर जगह में यही करना है, इंटीग्रेशन ऐसे ही करना सभी में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल्स के, सबके सब आंसर ऐसे ही आएगा। आंसर में हर क्वेश्चन में ये लाइन तो होगी ही होगी। अब एक चीज और इसमें कि सी क्यों नहीं आता है, कांस्टेंट क्यों नहीं आता है इसमें, तो रख के देखो, हमने लिखा एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, देख लिया, लिमिट ए टू बी। अब लिमिट रखो तो क्या, पहले बी रखेंगे प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी, और जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों नेगेटिव, सी से सी कैंसिल, भाई जो सी इसमें होगा वही इसमें आएगा, है ना, दोनों में एक ही तो होगा, इसलिए डायरेक्ट एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, तो ये नोट करो और फिर हम देखेंगे अब एक्सरसाइज।